नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए मैथ के सेकंड प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसके पहले 5 साइंस के और एक मैथ का प्रैक्टिस सेट मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें तमाम वीडियो आपके पड़े हुए हैं, तो उनको जाकर आप जरूर देखें। उनसे एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के सबसे पहले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर प्रश्न है आपका, यदि 22, 25, 27, 24 और x का माध्य 26 है तो x का मान हमें ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा। अब यहाँ पर माध्य बोला गया 26 है। माध्य आपका क्या होता है? माध्य हम सिंपल से इसको औसत समझ सकते हैं। औसत ही आपका क्या है? माध्य है। जैसे नॉर्मल आप औसत निकालते हैं उसी तरीके से आप माध्य निकाल सकते हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि माध्यिका कैसे निकलती है, बहुलक कैसे निकलता है, क्योंकि उन पर भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान आप कैसे निकालेंगे? इन सभी संख्याओं को जोड़कर बटे 5 करेंगे, क्योंकि 5 आपकी संख्याएं हैं और बराबर 26 के आप रख सकते हैं, तो इससे भी आपका मान निकल जाएगा। जैसे 22 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 24 प्लस x बटे कितना हो जाएगा? टोटल संख्या आपकी 5 है, तो बटे 5 बराबर मिल जाएगा हमें 26 के। तो इस तरीके से भी आप x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा एडवांस आपको होना पड़ेगा। अब एडवांस आपको कैसा होना पड़ेगा? आपको कैलकुलेशन में कम से कम समय लेना है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो थोड़ा उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर औसत आपको 26 दिया गया है। औसत का मतलब सिंपल सा होता है, जैसे अगर 5 संख्याओं का औसत 26 है तो इसका मतलब है कि सभी 5 संख्याओं के पास आपका 26 होना चाहिए। ये सिंपल सा औसत का मतलब होता है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सभी के पास 26 हो, किसी के पास एक ज्यादा हो सकता है, दो ज्यादा हो सकता है, तो किसी के पास उतना कम हो सकता है, लेकिन सभी का औसत 26 का मतलब ये है कि सभी के पास 26 होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया कि सभी का माध्य 26 है, तो सभी का माध्य 26 होने का मतलब है कि सभी संख्याओं के पास यहाँ पर 26 कम से कम होना चाहिए, तभी इनका माध्य 26 होगा। तो x को हम यहाँ पर 26 मान लें कि अगर x भी 26 होगा तो इन सबको 26 होने के लिए कितने की आवश्यकता है? जैसा यहाँ पर आप देखें, इसको 26 होने के लिए 4 की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये 26 से 4 कम है आपका, ये कितना कम है? ये 1 कम है आपका। और इसको देखें, ये आपका 1 ज्यादा है, और यहाँ पर ये देखें आपका ये 2 कम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक यहाँ पर कम है, एक यहाँ पर ज्यादा है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 4 की आवश्यकता है और यहाँ पर 2 की आवश्यकता है, लेकिन इसको 26 होने के लिए खुद को तो 26 होना ही पड़ेगा, और इन दोनों के लिए 4 और 2 6 की और आवश्यकता होगी, यानी कि 6 को हम इसमें और जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा? 32। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सभी संख्याओं को आपको जोड़ना पड़े, या फिर इसी तरीके से आप इसे सॉल्व करें। थोड़ा सा स्मार्ट तरीका भी आप लगा सकते हैं, उससे भी काफी कम समय में आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए इतना समय लिया है, अदरवाइज विद इन सेकंड में इसको सॉल्व कर सकता था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, दी गई आकृति में कोण एबीसी बराबर है एबीडी के, और बीसी यहाँ पर बीडी के बराबर दिया गया है, तो त्रिभुज सी ए बी समरूप होगा कौन से त्रिभुज के? हमें ये बताना है। अब यहाँ पर ट्रायंगल का नाम थोड़ा सा ब्लर है, तो इसका नाम यहाँ पर ए है, इसका नाम यहाँ पर सी है, इसका यहाँ पर बी है, और ये वाला आपका लास्ट में यहाँ पर डी है। अब यहाँ पर क्या बोला गया? सी ए बी। तो इस वाले त्रिभुज में अगर आप देखें, सी ए बी के लिए आपको कैसा चलना पड़ेगा? सी से आप चलेंगे ए और उसके बाद आपको बी चलना है, क्लियर है। लेकिन इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पर बी सी और बी डी क्या है? आपके बराबर हैं। ये वाली भुजा आपको बराबर दी गई है, तो ये दोनों भुजाएं आपकी क्या है? बराबर हैं। अब इसमें समरूप बताने के लिए हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से इस ट्रायंगल में आप चले हैं उसी प्रकार से आपको इसमें चलना है। अब थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है, जैसे ये वाली भुजा बराबर है, तो ये वाली जो आपकी लाइन है इस भुजा के सामने नहीं चल रही है, तो इस वाली भुजा के सामने भी आपको यहाँ पर नहीं चलना है। और यहाँ पर जैसे आपने चलना स्टार्ट किया था, तो एंड कहाँ पर हुआ आपका? जहाँ पर ये आपका कोण बना हुआ है, जहाँ आप कोण बराबर बता रहे हैं, इस वाले चिन्ह पर एंड हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको ऐसा ही चलना है कि ये वाली भुजा आपकी शामिल ना हो और एंड कहाँ पर हो? इसी वाले कोण पर। तो यहाँ पर आप कैसे चले थे? इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे चलना है, इस तरीके से और इस तरीके से। तो इसको आप क्या बोल देंगे? ये आपका इसके समरूप हो जाएगा। जैसा इस ट्रायंगल में आपको चलना है उसी प्रकार से इस ट्रायंगल में आप चलेंगे तो आसानी से आप समरूप ढूंढ पाएंगे, इसमें कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देखें, इसमें आप कैसे चले हैं, जैसा कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया था सी ए बी, अब इसमें आप कैसा चल रहे हैं? डी ए बी। तो डी ए बी कौन से ऑप्शन में आप देखें? डी ए बी, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा यहाँ पर आपको दी गई है, द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में ज्ञात कीजिए।
अब यहाँ पर एक रेखा आपको दी गई है कि इस रेखा के द्वारा कौन सा आपका त्रिभुज बनेगा, उसका क्षेत्रफल बताना है। जैसे अगर हम बात करें क्वाड्रेंट्स की, तो इस प्रकार से जो आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसमें यहाँ पर बोला गया है 5x + 7y = 35 है। तो इसमें हम x और y के मान कैसे निकालते हैं, या अपने स्कूल टाइम में निकाल कर देखे होंगे। अब यहाँ पर x और y के मान आप कैसे निकालेंगे, एक आपका x है, एक आपका y है। अगर आप x का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म आपकी खत्म हो जाएगी। तो y का मान कितना आएगा, 7 से डिवाइड होगा 35, 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये मिल गया। अगला पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, y का मान अगर आप 0 रखते हैं तो x हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 2 पॉइंट हमें मिल चुके हैं, तो इस प्रकार से हमें पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे। एक पॉइंट है आपका 0, 5, 0 x अक्ष पर है और y अक्ष पर 5 है आपका, यानी कि यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें आप, ये 0 है आपका, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। x अगर 0 रखेंगे तो y आपको 5 चलना पड़ेगा। एक पॉइंट ही मिल गया। यहाँ से आप देखें x अगर आप 7 रखते हैं, तो x अगर आप 7 रखेंगे तो y आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे। अब इस लाइन को इस तरीके से अगर आप मिलाते हैं तो इस वाली जो आपको इस सरल रेखा दी गई है, इसका इस तरीके से ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक आप कितना चल रहे हैं, 7 चल रहे हैं, और यहाँ पर आप कितना चल रहे हैं, 5 चल रहे हैं। तो यहाँ पर इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल बताना है, जो ये त्रिभुज यहाँ पर बन गया है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार इसमें क्या होगा, आधार ये नीचे वाला है, जो आप 7 इकाई यहाँ से चल रहे हैं, तो 7 आपका आधार है। ऊंचाई आपकी ये वाली है 5, जो आपने यहाँ पर चली है। तो 1/2 इंटू 7 इंटू 5, तो ये कितना मिल जाएगा यहाँ से हमें, 35/2। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बी वाला इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई 40√3 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर उन्नयन कोण की बात की जा रही है कि पहले आपका 60 डिग्री था, उसके बाद बढ़कर कितना हो गया, 30 डिग्री। अब 60 डिग्री आपका कैसा होगा, इस तरीके से। पहले यहाँ पर कितना था आपका, 60 डिग्री था। अब कोण कहाँ पर बढ़ेगा, इस साइड बढ़ेगा या फिर इस साइड। तो एंगल आपका इस साइड बढ़ता है, क्लियर है। जो छोटा एंगल बनेगा वो आपका कहाँ होगा, थोड़ा सा दूर बन जाएगा। तो ये बढ़कर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये छाया कितनी बढ़ जाती है, छाया आपकी यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है। ये है आपकी 40√3 के बराबर, क्लियर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी 40√3 है, इसको आप ध्यान रखें। अब हमें क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई। तो ये आपकी यहाँ पर क्या है, मीनार है। ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं आप, ये आपकी मीनार है। तो सबसे पहले मीनार की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, और यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्योंकि 40√3 यहाँ पर दिया गया है। ये आपकी इतनी डिस्टेंस x मान लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, ये लंब है, ये आपका आधार है। लंब और आधार किस में मिलेगा आपको, tan वाले में। tan 60 डिग्री आप लगाएंगे तो tan 60 कितना हो जाता है, लंब बटे आधार, यानी कि h/x। अब tan 60 कितना होता है आपका, √3 के बराबर, तो h/x मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x को नहीं निकालना है, h को निकालना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमें x क्या मिल जाएगा, h/√3। x को यहाँ ले जाएं और √3 को यहाँ ले आएं, तो आपको क्या मिल गया, ये h/√3। अब आप पूरे वाले ट्रायंगल में लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर पूरे में tan 30 लगेगा आपका। तो tan 30 कितने के बराबर हो जाएगा, h/x प्लस यहाँ पर 40√3 है। tan 30 कितना होता है आपका, 1/√3 बराबर मिल जाएगा आपको h/x प्लस 40√3 के, क्लियर है। अब ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला यहाँ होगा, तो यहाँ मिल जाएगा आपको x प्लस 40√3 बराबर मिलेगा कितने के, h/√3 के। अब यहाँ पर आप x का मान यहाँ से रख देंगे, जो यहाँ पर आपने निकाला था, ये कितना आया था, h/√3। इसको अगर हम थोड़ा सा नीचे करें तो इस तरीके से आप यहाँ पर आगे देख पाएंगे, ये कितना आ जाएगा, √3 प्लस यहाँ पर कितना आपका 40√3। तो ये बराबर कितने के हैं, h/√3 के। अब यहाँ पर आगे आप देखें, यहाँ पर इसका आप एलसीएम लेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पर मिलेगा √3 के। तो ऊपर आपको क्या मिलेगा, h प्लस यहाँ पर आ जाएगा √3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 120 बराबर मिल जाएगा आपको h/√3 के। अब √3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा, 3h मिलेगा। एक h यहाँ से माइनस होगा तो 120 बराबर मिल जाएगा आपको 2h के, और 2 से आपका 120 कट जाएगा 60 बार, तो h मिल गया हमें 60 मीटर। तो इस तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर इनका आपसे महत्तम समावर्त पूछा गया है। अब महत्तम समावर्त आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे अगर दो संख्याएं आपकी 6 है और 4 है, तो इनके आप जो फैक्टर करते हैं 2 × 3 और यहाँ पर इसके 2 × 2,
तो इसमें जो चीज कॉमन होती है सिर्फ वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसका 2 ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब यहाँ पर भी हमें इनमें देखना पड़ेगा कि सिर्फ कौन सी चीज इसमें कॉमन है। तो इस वाले में अगर आप देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको अगर आप खोलेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी, और यहाँ पर मिलेगा आपको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर आप इसको देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप ए प्लस बी आपको मिल रहा है, तो इसको भी आप कैसे लिख दें, ए प्लस बी लिख दें, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, क्योंकि होल स्क्वायर है तो उसको हम 2 बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए प्लस बी। अब यहाँ पर अगला वाला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका तो आप जानते होंगे ए प्लस बी होता है और ए माइनस आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखें तीनों में क्या चीज कॉमन है आपकी, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। यहाँ पर इसमें देखें तो ये चीज आपकी कॉमन नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। सिर्फ जो चीज तीनों में कॉमन है वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। तो आपका ए प्लस बी कौन से ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में, तो ए वाला इसका आंसर होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो जो आपको समकोण त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है, अब इसमें क्या बोला है कि 2 छोटी भुजाएं। अब 2 छोटी भुजाएं आपकी कौन सी होती हैं, कर्ण आपका सबसे बड़ी भुजा है, तो एक को हम 7 मान लें, एक को हम 24 मान लें। तो यहाँ पर इन दोनों का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग आपका होगा 49 प्लस ये 24 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 576। इन दोनों का रूट लगा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इनको टोटल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 625। 625 का रूट क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ पर हमें कर्ण क्या मिल गया, 25 है। अब यहाँ पर बोला गया है कि इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज में जो आपकी परिवृत्त की त्रिज्या होती है, जो इसके बाहर आपका क्या होता है, सर्कल होता है, उस सर्कल का जो आपका सेंटर होता है, अब ये तीनों पॉइंट को टच करते हुए जाता सर्कल, यहाँ पर बनाने में थोड़ी सी गलती हो गई है, तो तीनों पॉइंटों को टच करके जाएगा। तो इसका जो केंद्र होता है वृत्त का, वो इस वाले जो कर्ण है आपके, इसका मिड पॉइंट होता है। यानी कि जो आपकी 25 है, ये कितना हो जाएगा, आधा यहाँ से 25/2, और यही क्या है, इसकी त्रिज्या होगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। समकोण त्रिभुज में जो आपका परिवृत्त होता है, उसमें कर्ण पर ही उसका केंद्र होता है। वो कर्ण का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है सर्कल का, जो बाहर बनता है। यहाँ पर हमें कर्ण मिला है 25 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 25/2 यानी कि 12.5। 12.5 ए वाले ऑप्शन में आप देख पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, द्विघात समीकरण दिया गया हमें इस प्रकार से, का एक मूल 3 है। अब यहाँ पर मूल को आपको समझना पड़ेगा, मूल क्या होते हैं। मूल का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर x बराबर आपको 3 दिया गया है, इसका मतलब कि अगर हम x का मान 3 रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। यानी कि इसमें x का मान 3 रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाना चाहिए, तभी वो इसका मूल होता है। तो सबसे पहले हम x का मान 3 रख देंगे, तो कितना मिलेगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस यहाँ पर 3 रखेंगे तो मिल जाएगा आपको 12 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ पर आप देखें ये -3 होगा तो k कितना मिल जाएगा, यहाँ पर इस साइड आएगा तो प्लस का 3, k हमें 3 मिल गया। अब k की वैल्यू यहाँ पर आप रख देंगे तो हमें इसके मूल निकालना आसान हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब इसके आप मूल निकालें तो कैसे ब्रेक करेंगे, x स्क्वायर यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 3, तो आपको जोड़ने घटाने में -4 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने में 3। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक -3x ले लेंगे, एक -x प्लस 3। अब यहाँ पर इन दोनों से आप क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा x -3, और यहाँ से आपको क्या लेना, -1 कॉमन लेना है, तो ये मिलेगा आपको x -3 बराबर 0 के। अब इन दोनों से आपको क्या करना, x -3 को कॉमन लेना है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x -1 बराबर 0। ये दोनों आपके क्या होते हैं, इस प्रकार से मूल मिलते हैं। यहाँ से आप x -3 को बराबर 0 रखेंगे तो मूल कितना मिल जाएगा आपको, x -3 बराबर 0, तो x मिल जाएगा 3, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मूल 3 है, तो ये आपका मूल कहलाता है। यहाँ से दूसरा मूल क्या निकल जाएगा, x -1 बराबर 0 रखेंगे तो x मिल जाएगा 1 के। तो इस तरीके से आप दूसरा मूल निकाल सकते हैं। x बराबर 1 आपका क्या होगा, इस समीकरण का दूसरा मूल हो जाएगा। पहले यहाँ पर आप k का मान निकाल लें। k का मान आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि जो मूल होता है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या उसका जो मान है उसको इक्वेशन में रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक आयत जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार से बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले तो बोला गया आयत का आयाम है, तो आयत आपका कैसे होता है,
जिसकी क्या हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। जैसे ये आपकी 4 है, आपकी 2 है, तो ये आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अब इसी आयत को मोड़कर क्या बनाया गया, एक समबाहु त्रिभुज। तो पहले हम इसकी बाहर की बाउंड्री जो परिमाप है इसको निकाल लेंगे। तो आयत का परिमाप क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से टोटल सभी को करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। और इसी परिमाप से इन्हें क्या बनाया है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज आप भी जानते हैं क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, आपकी बराबर हों। तो यहाँ पर 12 पूरा परिमाप हमारा, तो 12 को हमें 3 भुजाओं में बांट देना है। तो एक भुजा को कितना मिल जाएगा, 4 4। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, भुजा हमें मिल चुकी है √3/4 भुजा का स्क्वायर। जो आपकी भुजा ए है तो ये कितना मिल जाएगा, √3/4। ए कितना है आपका, 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर यहाँ से 4 से कट जाएगा, ये मिलेगा हमें 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाज्य होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि दोबारा एक क्वेश्चन को मैं नहीं बता सकता। आपके पास ऑप्शन है वीडियो रिपीट करके देखने का, या फिर पूरा वीडियो आप चाहें तो दोबारा से भी देख सकते हैं। जो चीज़ आपको डाउट है उसको दोबारा से आप समझ सकते हैं। संख्या क्या है आपकी, पी क्यू माइनस क्यू पी। अब देखिए यहाँ पर नंबर तो नहीं दिए गए हैं, पी क्यू माइनस क्यू पी दिया गया है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें, जब भी आपको दो संख्याएं देखने मिलती हैं, जैसे एक्स वाई है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इनके स्थानीय मान के साथ 10x प्लस वाई के रूप में। जैसे यहाँ पर अगर 21 लिखा है तो इसको आप कैसे लिख देंगे, 20 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक का स्थानीय मान एक ही होता है और 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पी क्यू को कैसे लिख देंगे, 10p प्लस क्यू। कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं है। माइनस क्यू पी को आप कैसे लिख सकते हैं, 10q माइनस पी। इनके स्थानीय मान के रूप में मैंने इसे लिख दिया है। तो इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 10p प्लस क्यू माइनस, यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का 10q, यहाँ पर सॉरी प्लस है ये, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का p। तो इसको आप माइनस करें, 10p में से एक p माइनस होगा तो कितना मिलेगा, 9p। और यहाँ पर आप देखेंगे 10q में से एक q आपको माइनस करना है, 10q आपका माइनस का है, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 9q। अब यहाँ से आप 9 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, p माइनस q। तो इसको आप देखें किससे डिवाइड कर सकते हैं, 9 से इस संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आगे 9 यहाँ पर आ गया है। तो ये संख्या आपकी पूर्णतः 9 से डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नांकित चित्र में से यदि पी क्यू पैरेलल है आपके आर एस के और कोण ए बी सी का मान ज्ञात करना है। ए बी सी यहाँ पर क्या है आपका, ए बी सी, ये वाले कोण का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कि इस कोण का मान क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये दो लाइंस आपकी यहाँ पर क्या है, पैरेलल हैं, तो इनके पैरेलल एक लाइन और आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपकी बी से इस तरीके से निकल जाएगी। क्लियर है, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, ये आपको जेड वाला शेप मिल जाएगा इस तरीके से। ये जो आपकी जेड वाली आकृति है, इससे कई सारे अभ्यर्थी याद रख पाते हैं कि ये वाला एंगल अगर 50 है तो ये इतना एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये वाला 120 है, तो ये पूरा आपका रैखिक कोण है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी आपकी जेड आकृति बन जाती है, तो यहाँ पर इसका मान अगर 60 है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो इन कोणों को आप क्या कहते हैं, ये आपके अल्टरनेट एंगल होते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं इनको। तो एकांतर कोण का मान बराबर होता है जब भी दो पैरेलल लाइंस को कोई भी लाइन इस तरीके से ब्रेक करती है, यहाँ पर इस तरीके से काटती है, तो ये दोनों आपके कितने मिल गए, यहाँ से एक 50 है, आपका 60 है, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा आपका 110 डिग्री के। यहाँ पर इसको आप डायरेक्ट भी कर पाते अगर आपको प्रॉपर्टी पता है कि अगर इस तरीके से आपको दिया गया है, इसका मान x है, इसका मान y है, तो इसका मान क्या हो जाता है, x प्लस वाई। अब यहाँ पर y आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 120 आपको ये वाला एंगल दिया गया था, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। 110 इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB वृत्त का व्यास है, यदि ट्रायंगल ACD बराबर 35 डिग्री है तो कोण हमें क्या बताना है, BAD का मान क्या होगा। अब यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज की बात की जा रही है। ABCD चक्रीय चतुर्भुज आपका कैसे बनेगा, एक सर्कल है, सर्कल पर चारों पॉइंट आपके क्या होने चाहिए, इस पर इसकी परिधि पर टच होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोल लेंगे, चक्रीय चतुर्भुज है। अब यहाँ पर इसमें बोला गया कि इसका जो AB है वो क्या है, व्यास है, तो इसको अगर हम इसका केंद्र मानेंगे तो यहाँ से क्या चला जाएगा, AB इस तरीके से इनके केंद्र से होते हुए आपका AB चला जाएगा। यहाँ पर केंद्र मान लें इसको, तो AB आपका क्या हो गया, व्यास हो गया। अब आगे क्या बोला गया है,
अब यहाँ पर 2 पॉइंट और आपको लेने पड़ेंगे सी और डी, जिससे आपको क्या मिल जाए, पूरा का पूरा चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पर आपको बन जाएगा। इस तरीके से इन पॉइंट्स को आप क्या करें, इनसे मिला देंगे इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा आपका चक्रीय चतुर्भुज, जिसके 4 पॉइंट कहाँ पर होंगे, इस वृत्त की परिधि पर होंगे, तभी आप उसे चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। अब क्या बोला गया है, ए सी डी 35 डिग्री है। ए सी डी को देखें आप, ए यहाँ से मिलाना पड़ेगा, तभी आपका ए सी और डी मिलेगा, ये वाला कोण, ये आपको दिया गया है 35 डिग्री है। अब यहाँ पर हमें बी ए डी एंगल बताना है कि बी ए डी का मान, इस वाले कोण का मान क्या होगा, ये पूरा कोण इतना हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी का यूज आपको करना पड़ेगा। जैसे ये वाला एंगल यहाँ पर बन रहा है जो आपका, ये अर्धवृत्त में बना कोण है, तो ये क्या होता है आपका समकोण होगा। क्लियर है, इस व्यास के द्वारा बनाया गया अर्धवृत्त में कोई भी कोण आपका क्या होता है, समकोण होगा। चाहे आप यहाँ पर बनाएंगे इस तरीके से तो भी आपका समकोण बनेगा, तो कहीं पर भी आप एंगल बनाते हैं तो वो आपका समकोण बनता है। अब यहाँ पर टोटल वाला ये एंगल कितना मिल गया हमें, ये 35 है आपका और ये 90 है, तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ से 125 डिग्री। और चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने के कोण का मान 180 होता है। जैसे कोण ए प्लस कोण सी की बात करें तो ये आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। ये चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, आमने सामने के कोण 180 के बराबर होंगे। बी और डी का मान भी 180 होगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, सी का मान कितना है 125 है, ये आपको 125 डिग्री यहाँ से मिल गया है, बराबर 180 टोटल होगा कोण ए प्लस के। तो यहाँ पर ए हमें क्या मिल जाएगा, 125 को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 55 डिग्री। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं, बी वाला इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अर्धवृत्त में कोई भी कोण आपका अगर इस व्यास के द्वारा बनाया जाता है तो वो हमेशा समकोण बनेगा, चाहे इस तरीके से यहाँ पर बनाया जाए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, समकोण होगा। जैसे यहाँ पर बनेगा तो ये समकोण होगा आपका, आप चाहें तो इस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, ये भी आपका समकोण बनेगा, ये वाला एंगल। तो अर्धवृत्त में कहीं पर भी इस व्यास के द्वारा जो भी एंगल आप बनाएंगे वो आपका समकोण बनेगा। इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखें। वो चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया है आपको 64 और 1331 है, तो इनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। घन का आयतन क्या होता है, जैसे एक की भुजा हम A1 मान लें और एक की भुजा मान लें हम A2, इनके घनों का आयतन दिया गया हमें कितना है, 64/1331। अब यहाँ पर आप भी जानते हैं 64 आपका क्या होता है, 4 का क्यूब है और ये आपके 11 का क्यूब। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 का क्यूब बटे 11 का क्यूब। तो यहाँ पर A1 का क्यूब है और यहाँ पर A2 का क्यूब है, तो यहाँ पर हमें A1/A2 क्या मिल जाएगा, अगर हम इनका क्यूब रूट करेंगे तो 4/11, यानी कि एक की भुजा कितनी है आपकी 4 है और एक की भुजा कितनी है आपकी 11 है। इनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें अनुपात बताना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इनका क्या होता है, ये होता है आपका 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। जैसे अगर आप अपने रूम को इमेजिन करें कि आपका जो रूम है वो एक घन है और घन में क्या होगा, आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, जो आपके छत का क्षेत्रफल है, जो आपकी चारों दीवारों का अलग अलग क्षेत्रफल है और जो आपके फर्श का क्षेत्रफल है वो सारे बराबर हो जाती हैं। तो एक का क्षेत्रफल कितना होगा, अगर भुजा आपकी बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, ये आपके 6 मिल जाएंगे। ऊपर नीचे के छत और फर्श हुए आपके वो 4 दीवारें हैं, तो 6a² आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। अगर सिर्फ हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाती तो हम छत को और फर्श को छोड़ देते, तो यहाँ पर 4a² हमें क्या मिल जाता, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जा रही है तो इनके अनुपात की बात है, तो एक को हम a1 मानेंगे तो यहाँ पर 6a² मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये 6 कट जाएंगे आपके। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दें, a1 4 है आपका और a2 कितना है 11 है, तो 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा, 11 का स्क्वायर आपका 121। 16:121 आपका आंसर होगा। 121:16 आंसर आपको नहीं करना है, इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस अनुपात में आपको घन दिया गया है उसी के हिसाब से आप भुजाएं माने उनकी और उसी के हिसाब से उसका अनुपात आंसर करेंगे। ये भी गलती कई बार अभ्यर्थी कर जाते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। एक सिलेंडर की ऊंचाई आपको कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दिया गया है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सिलेंडर का आयतन ज्ञात करें। सिलेंडर का आयतन बताना है। अब सिलेंडर कुछ कैसे होता है आपका, इस तरीके से होता है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई उनको हम पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, एक तो आपकी ऊंचाई है, तो ऊंचाई क्या है, इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले सेंटर पॉइंट तक जो आपकी ये ऊंचाई होती है ये है आपकी 14। और इसका क्या दिया गया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो बाहर बाहर का होता है आपका, इसको इन दोनों को छोड़कर। क्लियर है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आपके
528 है। अब सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2πr/h, ये बराबर दिया गया आपको 528 के। अब इसकी वैल्यू रख दें आप, h कितना है यहाँ पर 14 है, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 इंटू पाई होता है आपका 22/7 इंटू आर इंटू एच है आपका 14, ये बराबर मिलेगा हमें 528 के। अब इसको 7 से कैंसिल करेंगे, कट जाएगा आपका 2 बार, 11 से आप काटेंगे तो 11 से ये कटेगा आपका 2 बार, इसको काटें ये कटेगा आपका 48 बार। अब यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2 है, 2 है और 2, तो ये मिलेगा 8, 8 से 48 कितने बार कटेगा 6 बार, तो आर कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 है। अब हमें सिलेंडर का आयतन बताना है, आयतन क्या होता है इसका πr²h, पाई का मान है 22/7, आर है आपका 6, तो ये हो जाएगा आपका 36 इंटू एच कितना है यहाँ पर आपका एच है आपका 14, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है इंटू 14। अब 7 से कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 44 इंटू 36, 44 इंटू 36 में लास्ट में देखें आप 4 कहाँ कहाँ पर आ रहा है, तो 4 इन दोनों ऑप्शन में है लास्ट में, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ से आपके हट जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें अगर आप 40 इंटू 30 करेंगे तो भी आपको 1200 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1244 ऑप्शन में है, तो ये वाला कैसे भी आपका नहीं हो सकता। आप आंख बंद करके इसको आंसर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 44 इंटू 36 है, तो यहाँ पर 1244 है, बिल्कुल आसपास है 1200 के, तो इस प्रकार से भी कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। आपको बार बार समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। 1584 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 4 mm मोटाई का एक तार बनाया गया है। तो यहाँ पर 4 mm की बात की जा रही, 4 mm मोटाई का एक तार बनाया गया है, तार की लंबाई बतानी कितनी होगी। अब 4 mm का मतलब क्या होता है, इसको हम सेंटीमीटर में कैसे बदल देंगे, डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 4/10 ये क्या मिल जाएगा हमें सेंटीमीटर में, तो 0.4 सेंटीमीटर क्या मिल गया इसकी मोटाई है। अब इसको थोड़ा सा कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा, लास्ट में आंसर हमें मीटर में बताना है, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बाद में बदल देंगे, लेकिन पहले हम सिर्फ सेंटीमीटर में सारी चीजें निकालते हैं। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आपका ठोस गोला है, उस गोले को हमें पिघलाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले गोले का एरिया पता होना चाहिए कि कितना होता है, ये होता है आपका 4/3 πr³। अब यहाँ पर 4/3 है πr³, आर कितना है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का है, तो ये हो जाएगा आपका 27। तो यहाँ पर आप देखें 3 से कट जाएगा ये आपका 9 बार, तो कितना मिलेगा हमें 36 पाई। 36 पाई क्या है, इस गोले का आयतन है, गोले का आयतन यहाँ पर निकल गया हमारा 36 पाई है। तो इसी को पिघलाकर हमें क्या बनाना है, एक तार बनाना है। अब तार कैसे बनेगा आपका, इस तरीके से बनेगा जिसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए आपकी 0.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 0.4 सेंटीमीटर, अगर इसकी मोटाई है, यानी कि टोटल ये जो मोटाई है 0.4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपकी क्या मिल जाएगी यहाँ से 0.2 सेंटीमीटर आधी हो जाएगी इससे। और ऊंचाई आपको ये बतानी है कि कितना लंबा तार बनेगा, तो यहाँ पर इसको हम मान लेंगे आपका h है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अब ये बराबर होगा, ये जो इस चीज को बना रहे हैं आप, ये इसी से बना रहे हैं, तो इस वाले आयतन के बराबर होगा आपके बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr², h बराबर हो जाएगा आपके 36 पाई के जो गोले का आयतन है। तो यहाँ पर पाई से पाई क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, r² कितना है 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू h यहाँ पर हमें बताना है, बराबर मिलेगा 36 के। तो 0 पॉइंट इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा h मिल जाएगा हमें 36/0.04 के। अब यहाँ पर 100 ऊपर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, कैंसिल होगा, 4 से कटेगा आपके कितने बार 9 बार, तो ये मिल गया हमें यहाँ पर 900। लेकिन एक इसमें मिला है सेंटीमीटर, इसको आप ध्यान रखेंगे, हमें बताना है मीटर में। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कैसे बदलेंगे, 100 से हम डिवाइड कर देंगे, 9 मीटर हमें क्या मिल जाएगा, इसकी ऊंचाई है। लेकिन अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो यहाँ पर 900 होगा, ऑप्शन में हमें मीटर में बताना था, तो 9 इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है यदि E अनुपात B 3:5 है, C अनुपात B कितना है आपका 3:2 है, C अनुपात D आपका 5:6 है, तो E अनुपात D बताना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर तो E अनुपात B है, यहाँ पर B अनुपात C होना चाहिए था, लेकिन C अनुपात B दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर दें, B अनुपात C क्या करें, इसको चेंज करें तो कितना मिल जाएगा हमें 2:3। अब इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे अगर बात करें इसको आप इस तरीके से लिखेंगे ABCD, काफ़ी आसान हो जाएगा आपको निकालना, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। सबसे पहले में क्या दिया है, A अनुपात B 3:5 है, तो सबसे पहले वाले क्या लिखें आप 3:5 है आपका। उसके बाद यहाँ पर B अनुपात C हमने बना लिया है, ये हमारा 2:3, तो 2:3 को आप इस तरीके से लिखें दूसरे वाले को। अब तीसरा क्या है आपका C अनुपात D कितना है आपका 5:6, तो इसको आप कैसे लिखेंगे
तीसरा वाला है आपका C/D 5/6। अब इसमें आगे क्या करना है, यहाँ पर जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है इसमें आप क्या करें, यहाँ पर जो आपका नंबर है इसी को आगे बढ़ा दें, इस तरीके से कॉपी पेस्ट मार दें। यहाँ पर आप देखें यहाँ पर एक जगह खाली है तो इसको आगे बढ़ाएं, 3 लिख दें। इसके आगे एक खाली है तो इसी नंबर को आगे बढ़ाएं, जो नंबर उसके पहले उसी को आगे पीछे करना आपको। जैसे इसके आगे 2 खाली हैं तो हम यहाँ पर 5 को 2 बार लिख लेंगे। अब इसका क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, इन सब का आप क्या करेंगे, गुणा कर दें। तो ये कितना मिलेगा, 3 गुणा 2 6 होगा, 6 गुणा 5 आपका 30 मिल जाएगा। 30 अनुपात यहाँ पर कितना मिलेगा, 25 इंटू 2 50 मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखें ये कितना मिलेगा आपको, 15 इंटू 5 75 मिल जाएगा। और यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, 5 गुणा 3 15, 15 गुणा 6 कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, E/D। तो E/अनुपात आपका कितना है, 30 है, और D/अनुपात लास्ट में आप देखें कितना है आपका 90 है। तो यहाँ पर 30 से 90 कितने बार कट जाएगा, 1/3 में। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। आसान होगा, काफ़ी कम समय लगेगा अगर आप अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले AB से और BC से क्या बनाएंगे, आप ABC बनाएंगे, उसके बाद ABC से और CD से आप ABCD बनाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा समय आपको लग जाएगा। इस तरीके से आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको सिर्फ यहाँ पर 2 चीज़ें होती तो इतना सा आप सॉल्व कर देते, इसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल देते, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें हैं तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हो सकता है D/EB आपको मिल जाए, तो यहाँ पर EB लिखना है, तो यहाँ पर आप E की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद इनको और आगे बढ़ा देते इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है, 2 संख्याओं का अनुपात 11/4 है और उनका महत्तम समावर्त बोला गया यहाँ पर 16 है। तो 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, पहले हम इसे लिख लें। पहली संख्या हमने क्या मान ली, 11x है, और दूसरी संख्या हमने क्या मान ली यहाँ पर 4x है। इनका HCF बोला गया हमें 16 है। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब इनका HCF क्या होता है, HCF मैंने आपको पहले बताया, जो चीज़ दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ x है। तो x का मान कितना दिया गया हमें क्वेश्चन में, 16 है। इन संख्याओं का योग बताना है, तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे, 16 रख देंगे। तो योग कितना मिल जाएगा, एक संख्या ये मिल गई आपको, एक मिल जाएगी ये वाली संख्या। अब दोनों से आपको योग कैसे बताना है, इस तरीके से। तो 16 कॉमन ले लें, 11 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू आपका 15। इसको आप गुणा करें तो 15 गुणा 6 90 होगा, 0 आएगा, यहाँ पर 9 कैरी हो जाएगा, 15 1 9 24 हो जाएगा आपका 240। इस वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि x + √x = 90 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बोला गया आपसे x + √x बराबर है आपका 90 की। तो यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रूट वाली चीज़ को हटाना पड़ेगा। ये रूट आप कैसे हटाएंगे, अब यहाँ पर अभ्यर्थी इन दोनों साइड का वर्ग करके भी इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट तरीका आपको लगाना है कि रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रूट वाले को सिर्फ एक साइड रख लेंगे और बिना रूट वाले को एक तरफ। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, √x = 90 - x। अब दोनों साइड हम क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। तो √x का वर्ग क्या मिलेगा, x = 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8100 माइनस का 180x + x²। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, a + b का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगानी है। यहाँ पर आगे हमें x वाले को इस तरफ ले आना है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और -180 x यहाँ पर ऑलरेडी है, तो हमें क्या मिलेगा, x² को हम आगे लिख लेते हैं। -180 और 1x कितना हो जाएगा आपका 181x, और यहाँ पर प्लस का आपका है 8100 बराबर मिलेगा 0 के। अब इस इक्वेशन को आप तोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको जोड़ने घटाने में 181 चाहिए और यहाँ पर 8100, तो इसको हम कैसे तोड़ देंगे, x² -100x - 81x प्लस यहाँ पर है आपका 8100 बराबर मिल जाएगा आपको 0 के। अब यहाँ से आप x कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x - 100, यहाँ पर आपको -81 कॉमन लेना है, तो यहाँ पर भी मिलेगा आपको x - 100 बराबर है ये आपका 0 के। अब दोनों से आप x - 100 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, एक में मिल जाएगा आपको x - 81 बराबर है आपके 0 के। x का मान मिल जाएगा यहाँ से आपको 100 और 1 मिल जाएगा आपको x का मान यहाँ से 81। तो इस तरीके से आप x का मान देख सकते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो 81 हमारे ऑप्शन में है, तो इसको आंसर यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 2.666 आपको ये लगातार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, प्लस 2.77 भी यहाँ पर रिपीट है, को भिन्न के रूप में आपको लिखना है। तो यहाँ पर 2 दशमलव जो आपकी ये संख्या 6 रिपीट है, इसको हम कैसे लिख देते हैं, 2.6 का बार, और इसको कैसे लिख सकते हैं आप 2.7 का बार। यानी आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप क्या लिख दें, 2 + 0.6 का बार, और इसे आप क्या लिख दें, 2 + 0.7 का बार। उसके बाद आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर 2 आपके आगे आ जाएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 6/9।
प्लस यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 0.7 पर बार मतलब क्या है 7/9। आप चाहें तो इनका आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पर आप 9 का गुणा करेंगे तो 18 प्लस 6 प्लस 18 प्लस आपका 7 है। तो यहाँ पर बटे में ऑप्शन में देखें सभी में आपका 9 है, तो आपको कुछ भी चीज़ कैंसिल नहीं करनी है। अब यहाँ पर 18 18 36 हो जाएगा, 36 42 और 7 49, 49/9 यानी कि डी वाला इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि 2 - 2 और 5 2 1 वर्ग के 2 क्रमागत शीट्स हैं तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की आपको लंबाई बतानी है। अब यहाँ पर वर्ग दिया गया आपको क्रमागत शीर्ष है इनके, तो वर्ग आपका कैसा होगा इस तरीके से जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। अब यहाँ पर 2 शीर्ष आपको दिए गए हैं, एक 2 - 2 है और एक आपका 5 2 है। अब यहाँ पर क्रमागत की बात की जा रही है, यानी कि जो आपके लगातार हैं, अगर आप पहला इसको लेंगे तो फिर दूसरा इसको लेना पड़ेगा, या फिर इसको लेंगे तो इसको लेना पड़ेगा। आप ऐसे कॉर्नर वाले नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रमागत की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ पर लंबाई निकाल लेते हैं कि भुजा की लंबाई कितनी है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपकी क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनकी दूरी कैसे निकलती है, दूरी का फॉर्मूला आपका क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट। इसका आप रूट निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये दूरी मिल जाएगी। अब x2 x1 y2 y1 क्या होगा, ये आपका x1 y1 है, ये आपका यहाँ पर क्या है x2 y2 है। तो यहाँ पर पहले में आपको x2 x1 चाहिए। x2 कितना है 5 है, x1 आपका 2 है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर 5 और 2 आप रख दें, इनका वर्ग प्लस y2 कितना है आपका, y2 आप देखें ये आपका 2 है, और यहाँ पर आपका कितना है ये y1 - 2 है, तो माइनस माइनस का क्या होगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर, इसका रूट है यहाँ पर आपके। तो 5 में से 2 माइनस होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 और 2 4 का स्क्वायर होगा आपका 16, इसका रूट है। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 5। ये दूरी मिल गई हमें कितनी है 5 है। अब ये भुजा यहाँ पर 5 मिल गया, हमसे क्या पूछा गया है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो यही पूछा गया, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसका हमसे क्षेत्रफल पूछते तो 5 का वर्ग यानी कि 25 क्या होता है इसका क्षेत्रफल होता। परिमाप आपसे पूछ सकते हैं, तो सारी चीजें इससे आप निकाल सकते हैं। तो ये थे आपके आज के सेकंड प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपको, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। इन्हीं पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके अप्लाई होते हैं उन पर सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। तो इन सब प्रैक्टिस सेट को आप लगाते चलें। आगे जितना भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसी प्रकार से सभी विषय के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो मैंने अपनी एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसमें इसी लेवल के इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। संदीपनी एकेडमी हटा के नाम से एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर पर जाकर आप जरूर डाउनलोड करें, और वहां पर जाकर आप देख सकते हैं टेस्ट अपलोड होना आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 4 फुल लेंथ टेस्ट वहां पर आपके अपलोड हो चुके हैं। धीरे धीरे और आपके फुल लेंथ टेस्ट अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।